नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर उन्नाव जिले से है, जहां पर 23 फरवरी को होने वाले सामान्य निर्वाचन 2022 के चुनाव में डीएम रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि लगभग तीसरे चरण की तैयारी पूरी हो गई है। हम लोगों ने भ्रमण किया है। अभी तक पोलिंग बूथ के लिए 25% पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा मतदान सही तरीके से हो, इसे लेकर भी प्रशासन में सख्ती बरती जा रही है। महू को नगर पालिका बनाने के लिए छावनी क्षेत्र की शहरी सीमा को बढ़ाकर सिविल एरिया में तब्दील करने के लिए और इसको राज्य सरकार के अधीन एक स्वतंत्र नगर पालिका बनाने के लिए महू मुक्ति मोर्चा आंदोलन विगत सन 2016 से महू में कार्यरत है। अब बताएं, वर्तमान कैंट प्रशासन में क्या कमियां हैं जो नगर पालिका बनाने से दूर हो जाएगी? देखिए, कैंट प्रशासन की कमियों की बात नहीं है। बात यह है कि कैंट प्रशासन जिन नियमों पर काम करता है वह अंग्रेजों के जमाने का बनाए हुए नियम है सारे, और उन अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए नियम जो आज़ादी से पहले से अंग्रेजी शासन यहाँ चलता रहा है, उस आधार पर जैसे लीज हुआ, नामांकन हुआ, है ना, और अपने परमिशन हो गई कई चीज़ों की, है ना, भूमि का बंटवारा मान लो आपकी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, B1 B2 भूमियां जो हैं, मतलब कई जटिल प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर जो आम जनता की सुलभ जिंदगी से बहुत दूर है। भविष्य में इस आंदोलन की प्लानिंग क्या है? देखिए, भविष्य में प्लानिंग तो यही है कि हम लोग विगत 2016 से इस आंदोलन में लगभग 3 बार धरने, 4 बार हस्ताक्षर अभियान, 2 बार पोस्टकार्ड अभियान और कुल मिलाकर 9 से 10 बार दिल्ली जाकर कुल 11 ज्ञापन, 2-3 ज्ञापन तो हमने यहीं से प्रेषित करे थे माननीय SDM महोदय के द्वारा। कुल 11 ज्ञापन हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा चुके हैं और सभी ज्ञापनों में यही मांग है कि महू की बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर, क्योंकि आज महू की आबादी अगर सही मायने में देखा जाए तो 1-1.25 लाख के लगभग हो चुकी है, लेकिन अगर कैंट बोर्ड के रिकॉर्ड में उठा के देखेंगे तो आज भी 45-50 हजार मतदाता ही हैं। तो एक गड़बड़ी को दूर करने के लिए, नगर पालिका बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हमेशा प्रयासरत रहेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की है, जहां पर फाजिल नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के पक्ष में मनोज तिवारी ने जनसभा की। मनोज तिवारी को सुनने पहुंचे हजारों कार्यकर्ता। खबर है बिलग्राम जिले की नगर के मोहल्ला सुल्हाड़ा की, जहां पर ससुराल में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बड़ा परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची PRB बाइक पर तैनात गुड्डू और दिनेश ने मौके में पहुंचकर लोहे का गेट को तोड़कर फांसी पर लटके युवक को निकालकर तुरंत उपचार के लिए CHC भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। कि आपस में कुछ बातचीत हुई, बस यही, हमें मालूम भी नहीं कोई बात हो पाई। आपस में इनकी बातचीत हुई। सुबह जो था हम कमरे से निकले और इन्होंने कमरा बंद कर लिया, फांसी लगा ली। बस किन लोग ठीक ठाक हैं। किन लोगों किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा आपस में मियां बीवी का हुआ। अगली खबर है कुशीनगर जिले की, जहां पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने सभी विधानसभाओं के विस्तारकों और प्रवासियों के साथ बैठक की और चुनावों की रूपरेखा को समझा। खबर मऊ के मानपुर तहसील की है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर वीणा तिवारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नसबंदी शिविर का आयोजन परिवार कल्याण समिति द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से नसबंदी शिविर बंद था, जिसे पुनः शुरू किया गया। यहाँ यूँ तो प्रति सोमवार LTT कैंप होता है नसबंदी परिवार कल्याण की तरफ से। परिवार कल्याण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए नसबंदी शिविर होता है हर सोमवार को। LTT कैंप होता है, लेप्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जिसमें डॉक्टर मोहन सोनी सर आते हैं और पेशेंट्स का LTT करते हैं और उसके पूर्व उनका मेडिकल परीक्षण करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट हमारे ही लैब में होता है, मेडिकल परीक्षण मैं करती हूँ और उसके बाद जो महिलाएं नॉर्मल सब कुछ क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है, उनको हम लोग कैंप के लिए रखते हैं। ये नसबंदी शिविर में कितनी महिलाएं आई हैं? आज 31 महिलाएं आई हैं। यूँ तो क्योंकि बहुत दिनों से इस तरह के कैंप कम और आयोजित हो रहे थे कोरोना के कारण,
इसलिए महिलाओं की संख्या अब दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ा सा सीमित महिलाएं ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज 31 महिलाओं का एलटीटी होना है। प्रशासन के द्वारा आपको कोई टारगेट दिया गया? प्रशासन के द्वारा ऐसा हर कैंप करने का टारगेट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो परिवार कल्याण का टारगेट रहता है कि हम लोगों को, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, इतनी बढ़ती जा रही है अपने भारत की, अपने प्रदेश की, तो उसके लिए जितना भी हो सके तो जितना भी हो सके उससे रहता है कि जितने टारगेट कपल्स हैं उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम, खासतौर से 2 बच्चों के बाद अपन उनका किसी परमानेंट मेथड उनको अप्लाई करवाएं। प्रशासन द्वारा आपको कितने टारगेट महीने का दिया जाता है मैडम? इस तरह का तो, क्योंकि कोरोना चल रहा है इसलिए इस तरह का कोई टारगेट अभी तो फिलहाल में नहीं दिया जा रहा। आपका नाम बताओ। मैं डॉक्टर वीणा तिवारी हूँ, मेडिकल ऑफिसर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के सिकंदरा क्षेत्र के है, जहां पर एक खेत में एक युवक का मृत शव मिला। मृतक की पहचान पवनाई गांव के अंतर्गत विनय शर्मा के रूप में की गई। जबकि इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई। से लौटे अभी, एक गांव हल्का सा है दूरी भरी, वहाँ गए थे काम से कुछ। आपका लड़का है? नाती है। नाती है? हाँ, लड़का। तो कितने दौर से लापता था? ये आज तीसरा चौथा दिन है। क्या मानते हैं घटना कैसे, क्या कुछ आप क्या बता, मैं कुछ बता नहीं सकता का घटना भाई का नहीं भाई है। गुजरात में थे जिनके यहाँ इनके भाई भी था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, उसने भी घर में फोन करके बताया कि है वो आ रहे हैं। अब क्या मालूम कहाँ आ रहे क्या। इसके बाद ये शव प्राप्त हुआ। शव प्राप्त हुआ गांव के बाहर ही? जी, ये डुबकी के पास पड़ा। गांव से यहाँ से जहाँ पर ये लखनऊ के गोमती नगर स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिवारीजनों का आरोप है कि मौत के बाद बिल बढ़ाने के लिए शव को बेड पर लिटाए रखा गया। परिवारीजन जब वार्ड में जबरन दाखिल हुए तो मरीज का शव देखा। शव काला पड़ा हुआ था। परिजन शव ले जाने के लगे तो स्टाफ ने बकाये भुगतान का बिल मांग लिया। भुगतान के अभाव में शव देने से इनकार कर दिया गया। परिवारीजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पीड़ित परिवारीजनों को शव दिलाया गया। तब जाकर हंगामा शांत हुआ। बता दें, बेटे अजय यादव का आरोप है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर बाद से मरीज से मिलने नहीं दिया। शाम को विरोध करने के बाद परिजन आईसीयू में पहुंचे तो देखा मरीज को सांस ही नहीं चल रही थी, शरीर भी काला पड़ा हुआ था। बेटे ने बताया कि 24 घंटे इलाज दौरान करीब 1.25 लाख रुपए उनसे वसूल लिए गए। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अली के खिलाफ 21 दिसंबर 2021 को प्रयागराज के करेली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अली तभी से फरार चल रहा है। अली पर जमीन कब्जाने का भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में नामजद 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इनमें अतीक अहमद के रिश्तेदार असद, परिवार के करीबी आरिफ उर्फ कचौली, संजय सिंह, फुल्लू, इमरान उर्फ गुड्डू और अमन शामिल हैं। बता दें कि बाहुबली सांसद अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद शद उमर भी फरार चल रहा है और अली के खिलाफ करेली थाने में शिकायत उनके रिश्तेदार जिशान ने दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अतीक अहमद के बेटे अली और उसके सहयोगियों ने करेली में जिशान उर्फ जानू की 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। राजधानी लखनऊ से सटे सीतापुर जिले में विधानसभा की सभी 9 सीटों पर स्थानीय क्षेत्रों के बीच रोचक मुकाबलों का परिदृश्य साफ दिखने लगा है। इन क्षेत्रों में कोई मौजूदा विधायक है तो कोई पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री। 2 सीटों पर तो बागी भी चुनावी सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। वैसे जिले के मतदाता चुनावी लहर से प्रभावित होते रहे हैं। जिले में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। सत्तारूढ़ भाजपा के सामने अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है तो सपा समेत अन्य दल खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए संघर्षरत हैं। भाजपा ने लंबे समय बाद वर्ष 2017 के चुनाव में जिले में शानदार प्रदर्शन किया था। वो 9 में से 7 सीटों सदर, मोहाली, हरगांव सुरक्षित, बिस्वा, सेवता, मिश्रिक सुरक्षित व लहरपुर पर कमल खिलाने में सफल हो गई थी।
जबकि सपा बसपा को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। सपा ने महमूदाबाद तो बसपा ने सिधौली सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाव में सपा सभी सीटों पर मुख्य मुकाबले में है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष भी दिख रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया था। अब उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार का फैसला आया है। पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2 डेरा शिष्यों के बलात्कार के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर 7 फरवरी को रिहा किया गया था। इस मामले में पंचकूला की विशेष CBI अदालत ने 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया था। दिल्ली के पुरानी सीमापुरी और गाजीपुर फूल मंडी में मिले विस्फोटकों के मामले में शामिल साजिशकर्ताओं की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब पूर्व में गिरफ्तार किए गए स्लीपर सेल के आतंकी मोहम्मद अशरफ से पूछताछ करेगी। स्पेशल सेल ने ही अशरफ को 12 अक्टूबर को लक्ष्मीनगर इलाके से गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी नागरिक अशरफ 14 साल से भारत में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार साजिश में शामिल संदिग्धों की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में अब अशरफ से पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि अशरफ देश में सक्रिय स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में वह कुछ अहम जानकारी दे सकता है। पुलिस ने अशरफ की निशानदेही पर पूर्व में कालिंदी कुंज में यमुना के किनारे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। अब पुलिस अशरफ को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज़।